हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं सब बढ़िया ही होगा। चलिए ठीक है। देखिए हम लोग गुरुत्वाकर्षण का आज लेक्चर 3 पढ़ने जा रहे हैं ना। लेक्चर 3 आज तीसरा हम लोग क्लास ले रहे हैं गुरुत्वाकर्षण पर। देखिए उसमें हम लोग पहले टॉपिक पढ़ेंगे कि जो मून पर मतलब चंद्रमा पर जो किसी वस्तु का भार होता है ना, उसका 6 गुना भार होता है पृथ्वी पर। ऐसा क्यों होता है अभी हम लोग सीखेंगे। दूसरा चीज़ प्रणोद और दाब क्या होता है, प्रणोद और दाब क्या होता है वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि किसी तरल पदार्थ में दाब क्या होता है और तरल क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उत्प्लावन बल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे। ये हम लोग चारों पांचों पॉइंट आज कवर करने वाले हैं। तो एकदम पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए और सब हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक ना। देखिए तो पहली चीज़ तो हम लोग बताने जा रहे हैं कि मून पर जो किसी वस्तु का भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। ऐसा क्यों होता है। देखिए जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, मून का अगर गुरुत्वीय त्वरण निकाले तो अच्छा गुरुत्वीय त्वरण कैसे निकालते हैं आपको याद आ रहा है ना। गुरुत्वीय त्वरण कैसे निकाले थे, अभी इसके पीछे वाला जो लेक्चर है उसको देखिए बढ़िया से। गुरुत्वीय त्वरण कैसे निकालते हैं फर्स्ट लेक्चर में निकाले हैं शायद, हाँ फर्स्ट लेक्चर में निकाला था। तो ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक ना। और ध्यान से ये निकाले कैसे थे, ऐसे निकाले थे। गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक और पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे, यही तो होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो उसी तरह मून पर निकाल देंगे, मून पर निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये तो सभी के लिए फिक्स होता है ना, बताए थे आपको कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक फिक्स होता है। अच्छा और क्या होगा, मून का द्रव्यमान, एम का मतलब मास ऑफ मून, मतलब ये मास ऑफ अर्थ था, मतलब अर्थ मतलब धरती, पृथ्वी की द्रव्यमान, ये मून का द्रव्यमान तो एम लिख दिए और बटे उसका आर एम का स्क्वायर मतलब उसकी त्रिज्या। तो ये जो होता है ना ये जी एम आता है, मतलब मून का गुरुत्वीय त्वरण आता है। किसका आता है, मून का, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण आता है। और जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण आता है ना वो लगभग पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 6वां हिस्सा होता है लगभग, और उसे मान लिया जाता है कि एकदम बराबर ही है। मतलब कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ना, तो जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण होता है इसमें 6 से भाग कर दो तो 6 एकम में 6 और 6 के 36 लगभग इतना आता है। और भी आगे मतलब लगभग इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये मून पर गुरुत्वीय त्वरण होता है किसी वस्तु का, ठीक है। अब देखिए किसी वस्तु का भार क्या होता है, किसी वस्तु का भार, जैसे मान लीजिए अगर हम ना, एक मिनट देखिए, जैसे हम किसी वस्तु का भार निकाल रहे हैं तो अगर पृथ्वी पर भार निकालना है तो क्या करेंगे, पृथ्वी पर जिस वस्तु का भार निकाल रहे हैं, मान लीजिए कोई 5 किलोग्राम का वस्तु है, ठीक ना, क्या है, कोई 5 किलोग्राम का वस्तु है और पूछा कि पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, तो पृथ्वी पर भार बराबर क्या होगा, भार बराबर होगा m इंटू जी, यही ना होगा, भार बराबर क्या होगा m इंटू जी, द्रव्यमान गुणे त्वरण। और ये त्वरण कौन सा होगा, गुरुत्वीय त्वरण, तभी तो भार होता है। भार क्या होता है नहीं पता तो आप जाके पहले पढ़िए इसके पीछे वाला लेक्चर, लेक्चर सेकंड, हम अभी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए 5 किलोग्राम क्या होगा, 5 किलोग्राम और गुरुत्वीय त्वरण कितना, 9.8, तो ये कितना आया था, कल आ रहा है ना 49 न्यूटन आया था, 49.0 उसे 49 न्यूटन बोलते हैं। मतलब पृथ्वी पर किसी वस्तु है जो 5 किलोग्राम का, अच्छा तो उसका भार क्या होगा 49 न्यूटन। लेकिन अगर यही मून पर होता तो क्या होता, मून पर होता तो क्या होता, इसी का 1/6 हो जाता है। यहाँ पे 49 न्यूटन भार है ना किसी वस्तु का, तो वहाँ पे 1/6 हो जाता है, 49/6, तो इतना न्यूटन हो जाता है। मतलब 6 से भाग करेंगे जो भी होगा, 6 सत्ते 42 और 6/48, 8 kg के आसपास आ जाएगा लगभग, मतलब कि 8 न्यूटन के आसपास। सॉरी पहले तो भार का मात्रक न्यूटन होता है ना कि केजी, ठीक ना, गलती से निकल गया। भार एक प्रकार का बल है और बल का मात्रक वही होगा जो बल का मात्रक जो होता है वही भार का मात्रक होगा, तो कुछ अलग नहीं होगा। तो आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है कि किसी भी वस्तु का, ध्यान सुनिए, कोई आपसे सवाल पूछेगा ना कि कोई 8 किलोग्राम का वस्तु, देखिए इसे कोई 8 नहीं सॉरी थोड़ा सा दूसरा लेते हैं, कोई 36 किलोग्राम का वस्तु है, 36 नहीं तो अब 42 ले लीजिए, कोई 42 किलोग्राम का वस्तु है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा। कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 42 kg, तो इस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा आपका आंसर होगा कि 42 में 6 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 7 kg। 7 kg चंद्रमा पे द्रव्यमान होगा, है कि नहीं। तो ये गलत है, किसी वस्तु का द्रव्यमान हर जगह समान होता है, क्या बदलता है, भार। ये तो 42 kg क्या है, इसका द्रव्यमान है। फिर से सुनिए, अगर हम बोलते किसी वस्तु का भार 42 न्यूटन है, किसी वस्तु का पृथ्वी पर हम उसका भार क्या है 42 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर क्या होगा, तब होगा 7 न्यूटन।
मतलब भार जो होता है वो कम होता है। द्रव्यमान चाहे आप किसी भी ग्रह पे किसी वस्तु को लेके चले जाइए, वो मतलब बदलने वाला नहीं है, वो जितना है उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा ना क्या बदलेगा? जैसे ये 42 kg का कोई वस्तु है तो चंद्रमा पर भी 42 kg का रहेगा। भार अलग चीज है। भार कैसे बनता है? देखिए, भार जो बनता है वो m × g से मल्टीप्लाई करने पर बनता है। तो ये g गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो चंद्रमा पर लेंगे तो चंद्रमा पर का होगा, ठीक ना? जो भी ऐसे समझ में आ रहा है ना। किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, पहली बात। दूसरी बात, उस वस्तु का भार बदलता है, ठीक ना? भार अलग अलग जगह अलग अलग होता है। अच्छा, और एक बात आपको बता दें थोड़ी सी, देखिए, चलिए वो बात बाद में बता देंगे, अभी हम अब पढ़ाने जा रहे हैं आपको थ्रस्ट क्या होता है। एक चीज याद रखिए कि जो मून पर किसी वस्तु का भार होता है ना, वो धरती पर उस वस्तु के भार में 6 से भाग करेंगे तो उसके बराबर होता है। फार्मूला लिख लीजिए, ठीक ना? अब हम पढ़ने जा रहे हैं थ्रस्ट क्या होता है। ये थ्रस्ट क्या होता है? देखिए, जब कोई वस्तु कहीं रखी रहती है, जैसे मान लीजिए ये 7 kg का कोई वस्तु है, तो ये अर्थ सतह पे रखा है, तो ये एक्चुअल में अर्थ सतह पर रखा है, तो अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, तो उसके सतह पर नीचे की तरफ दबाने की कोशिश कर रहा है। नीचे की तरफ दबाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जो नीचे की तरफ दबाने की कोशिश कर रहा है ना, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रणोद। देखिए, प्रणोद क्या होता है पहले एक समझते हैं। प्रणोद का मतलब होता है एक प्रकार का फोर्स। क्या होता है? एक प्रकार का ये भी बल होता है। प्रणोद एक प्रकार का बल होता है, इसे इंग्लिश में थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट ये एक प्रकार का बल होता है, तो इसलिए प्रणोद का मात्रक भी न्यूटन ही होगा, n न्यूटन, ठीक ना? प्रणोद का मात्रक भी न्यूटन ही होगा। प्रणोद को मतलब न्यूटन में ही नापेंगे। अगर पूछ दिया जाए ये 7 किलोग्राम का वस्तु है तो धरती पर कुछ बल लगाएगी, तो वो बल कितना लगेगा वो नहीं बताइए। मतलब देखिए, आपसे कैसे पूछेगा, कोई ऐसे पूछेगा सवाल कि कोई 7 किलोग्राम की वस्तु है जो किसी धरती मतलब किसी टेबल पर रखी है मान लो, तो टेबल पर उस वस्तु का कितना प्रणोद होगा? तो वो उतना ही प्रणोद होगा जितना वो नीचे की तरफ बल लगाएगी। और वो नीचे की तरफ कितना बल लगाएगी? अपने भार के बराबर। और भार क्या होता है तो पीछे पढ़ा चुके हैं हम आपको, तो समझ में रहा है ना? मतलब कि ये वस्तु नीचे की तरफ कितना बल लगाएगी अपने भार के बराबर, W के बराबर। वो होता है कितना है? m × g के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, g का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो आप इसको रट लीजिए कि लगभग 10 होता है। अरे सॉरी, मतलब 9.8 ही होता है, लेकिन हम इसको लगभग 10 मान ले रहे हैं। बहुत सारी मतलब बहुत जगह लिखा भी 10 होता नहीं, 9.8 होता है, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का होता है, ताकि क्वेश्चन को आसानी से किया जा सके, ठीक ना? और कोई बात नहीं। तो अगर ध्यान सुनिए, कोई वस्तु है जो किसी टेबल पर रखी है, उसका द्रव्यमान दिया 7 किलोग्राम, तो बोलेगा प्रणोद बताइए। प्रणोद का मतलब नीचे की तरफ कितना बल लगा रही है, वो टेबल को कितना जोर से दबा पा रही है। भारी वस्तु रहेगी तो ज़्यादा जोर से दबाएगी, तो हमको मतलब नीचे की तरफ कितना बल लगाएगी वो पता करना है। और नीचे की तरफ जो बल लगता है ना, उसे भार कहते हैं। तो हम भार निकाल लेते हैं, तो भार बराबर क्या होगा? m × g। और m कितना है? 7 किलोग्राम। g कितना है? 10। अरे 9.8 होता है, हम 10 मान लिए हैं। क्या होगा? 70 न्यूटन। भार को न्यूटन में बनाते हैं। तो ये जो भार होता है ना, यही तो प्रणोद है। पहली चीज, जो भार है वही प्रणोद है। मतलब कोई वस्तु किसी वस्तु पर कितना फोर्स लगा रही है, वही प्रणोद हो गया, ठीक ना? प्रणोद कुछ नहीं, एक प्रकार का बल है। और मतलब अगर पूछ दिया जाए कि कोई टेबल है, मान लीजिए उस पर 7 किलोग्राम की वस्तु रखी है, तो वो टेबल पर कितना प्रणोद लगाएगी? 70 न्यूटन का। क्लियर हो रहा है ना? दूसरी चीज, प्रणोद का मतलब बल ही होता है। जैसे मान लीजिए एक्चुअल में होता क्या, मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है, ये तो आगे पढ़ना है। तो ये जो लिक्विड फ्लूइड इसके अंदर भरा है, वो चाहेगा कि इसकी वॉल जो है, इसकी दीवार है, उसको खोल दे। बाहर की तरफ तो धक्का लगाएगा ना। मान लीजिए अगर गुब्बारे में आप गुब्बारा है, अगर वो पानी भरा है तो इससे का थोड़ी रहेगा, तो गुब्बारा तो फैल हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये वॉल नहीं रहती, वॉल मतलब दीवार, अगर ये दीवार नहीं रहती, किसी बाल्टी मान लीजिए, अगर ये दीवार नहीं रहती तो पानी फैल जाता। दीवार क्या मतलब फैलना नहीं चाहता क्या? अभी भी फैलना चाहता है। इस दीवार को सोचा तोड़ दें, अगर हल्की होती तो तोड़ देता। समझ में आ रहा है ना? बड़े बड़े बांध टूट जाते हैं, तो फिर मतलब कैसे टूट जाते हैं? कि वो फोर्स लगा रही है। तो ये जो जितना फोर्स लगाएगी ना, उसे हम लोग प्रणोद कहते हैं। और कुछ होता नहीं है प्रणोद। प्रणोद क्या होता है? एक प्रकार का फोर्स होता है। चलिए, हाँ, इसको नोट कर लीजिए। प्रणोद क्या होता है? एक प्रकार का बल होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। और बल एक सदिश राशि है, ध्यान दीजिएगा, आगे काम आएगा। हम प्रणोद क्या होता है पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ने वाले हैं, इसको नोट करिए, ठीक है? शाबाश, नोट करते रहिए। हाँ, अब आगे पढ़ने वाले दाब क्या होता है। दाब जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर। दाब होता क्या है? दाब का मतलब दबाव, ऐसा ही ना? नहीं, देखिए एक्चुअल में होता क्या है।
जैसे मान लीजिए ना ये हमारा कोई टेबल है, उस पर हमने वही क्वेश्चन ले रहे हैं, 7 किलोग्राम की कोई वस्तु रख रहे हैं। तो देखो एक्चुअल में होगा क्या, जो ये टेबल है ना, टेबल उसमें क्या होगा, मान लीजिए हमने 7 किलोग्राम का वस्तु रख दिया, तो वो जो प्रणोद लगाएगा, प्रणोद मतलब बल लगाएगा, वो जितना एरिया नीचे रहेगा पूरा सब मिला के लगाएगा, जितना मतलब ये पूरा जितना जगह लेगा इसके अंदर, मतलब ये मान लीजिए ये इतना लंबा है इतना चौड़ा है, तो ये फोर्स ऐसे लगाएगा, तो वो उतने एरिया में फोर्स लगाएगा, उतना एरिया में फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो दाब क्या बताता है ना कि मतलब कितना बल लगा रहा है, ये तो पता चल गया था हमको, अभी लगाया 70 न्यूटन का, ठीक ना। अब लेकिन अगर मान लीजिए बहुत बड़ी वस्तु है और टेबल बहुत बड़ा है, उस पर रखा है, तो अब हम बल तो नहीं बता सकते कि कितना बल होगा, बहुत बड़ी वस्तु है तो। समझ आ रहा है ना। देखिए दाब मतलब कहने का मतलब क्या है कि अब वहाँ पे हम लोग बल नहीं डिफाइन कर सकते, हम लोग क्या परिभाषित करेंगे कि वो जो पूरी वस्तु है ना, इतने से मतलब ऐसे डिसाइड करेंगे कि इतने से एरिया में कितना बल लगाएगी। जैसे मान लीजिए ये पूरा टेबल का ऊपरी वाला हिस्सा है, टेबल ऐसे है लेकिन हमने उठा के ऐसे चिपका दिया, तो ये टेबल का ऊपरी वाला हिस्सा है और पूरा वस्तु ऐसे रखा हुआ है, तो हम एक छोटा सा एरिया लेंगे और पता करेंगे कि उस पर वो वस्तु कितना लगाएगी गुणा, मतलब कितना प्रणोद लगाएगी। समझ आ रहा है ना। तो जैसे ये 7 किलोग्राम 70 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, और मान लो इसका एरिया जो नीचे का होगा, मान लो इसका जो नीचे का एरिया होगा 2 मीटर स्क्वायर का हो गया। एरिया क्या होता है पढ़ चुके होंगे, मान के चल रहे हैं, एरिया मतलब जिसे बोलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। मान लो कि ये आयत का क्षेत्रफल का है, 2 मीटर लंबा है 1 मीटर चौड़ा है, तो इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई करके 2 मीटर स्क्वायर आएगा। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि ये जिस पर मेज पर रखा है उसका एरिया कितना है, 2 मीटर स्क्वायर है। अब ये एरिया अगर 2 मीटर स्क्वायर है, तो ये 2 मीटर स्क्वायर पर 70 न्यूटन बल लगा रहा है। सही बोल रहे कि नहीं। अगर ये टेबल है, टेबल पर 2 मीटर स्क्वायर का एरिया है, मान लो ऐसे 2 मीटर स्क्वायर का एरिया है, तो उस पर 70 न्यूटन का लगा रहा है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लगाएगा बोलो, 1 मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स लगाएगा, वो तो लगाएगा 35 न्यूटन फोर्स। तो अब हमने एक देखो, अब कोई वस्तु कितनी बड़ी हो, मान लो बहुत बड़ा टेबल है, बहुत बड़ी वस्तु है, तो एकांक मीटर पर मतलब 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा ले लो, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा ले लो, उस पर कोई वस्तु को अगर रखो तो उस पर कितना, मतलब सॉरी हम कहाँ पहुँच जा रहे हैं। जैसे 70 न्यूटन का कोई वस्तु है, अब वो बहुत मान लीजिए अगर कोई वस्तु है 35 न्यूटन, ऐसे इसको लिख देते हैं 35 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये 35 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है क्या, ये समझते हैं। देखो 35 न्यूटन मीटर 35 मतलब 35 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। ये क्या बता रहा है, बता रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में 35 न्यूटन का बल लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पर 35 न्यूटन का बल लग रहा है। इसको समझते हैं, मान लीजिए बहुत बड़ा टेबल है और बहुत बड़ा मतलब वेट रखा है उस पर, तो 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा ले लेंगे, ठीक है। और उस पर कोई वस्तु रखी है तो वो कितना फोर्स लगाएगी, 35 न्यूटन का। वो कितना फोर्स लगाएगी, 35 न्यूटन का। इसका यही सिग्निफिकेंस है। तो इससे फायदा हमारा क्या होगा, हमको मतलब ही नहीं है कितनी बड़ी वस्तु है और कितना बड़ा टेबल है, हमको सिर्फ किससे मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स लगाएगा, और इसी को हम लोग 1 मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स लगाएगा उसे हम लोग दाब कहते हैं। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कितना फोर्स लगेगा वही दाब होता है। समझ में आ रहा ना। सॉरी ये मिटा दिए। देखिए कोई वस्तु है ना, दाब का मतलब क्या होता है, जैसे अभी देखिए दाब का मतलब होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर कितना फोर्स लगेगा वही उसका दाब है, ठीक ना। जैसे देखिए मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिस पर प्रणोद F लग रहा है लेकिन एरिया A है, तो A एरिया में F बल लग रहा है, तो एक एरिया में कितना बल लगेगा, F/A। यही ना, अभी तो पता है कि अगर 2 मीटर स्क्वायर में 70 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो 1 मीटर स्क्वायर में 70/2 न्यूटन, तभी तो आया था 35 न्यूटन। तो यहाँ से एक ध्यान सुनिए, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। मतलब यही है दाब। दाब को हम लोग किससे दिखाते हैं, P से, ठीक ना। दाब की परिभाषा लिख रहे हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। यही इसकी डिफिनेशन है छोटी सी। मतलब दाब क्या होता है, दाब क्या होता है, किसी वस्तु पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं, ठीक ना। अच्छा दाब का मात्रक कैसे होता है, देखो दाब यही है, इसको P से दिखाते हैं, तो P बराबर कितना हो जाएगा, F/A। ये कहाँ से आ गया, देखिए 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर
मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगने वाला बल कितना होगा, F/A, और 1 मीटर स्क्वायर पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। तो ये जो लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर पर, यही तो दाब हो गया, तो हमने इसको P बराबर लिख दिया। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा, P का मात्रक, देखिए P का मात्रक बराबर हो गया F का मात्रक बटे N का मात्रक। F का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और A का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो P का मतलब दाब का मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब दूसरी बात, ये तो एक अदिश राशि है क्योंकि इसकी कोई दिशा उसा नहीं होती है, ठीक ना। अब ये इतनी बातें हो गई दाब के बारे में। अच्छा, इसका मतलब ये 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल बोलते हैं सर। दाब का मात्रक एक और होता है पास्कल जिसे बोलते हैं, और सारे बहुत मात्रक होते हैं, ठीक ना, गॉस करके भी होता है। तो दाब के मात्रक क्या हो गए, पास्कल्स। इसको नोट करिए, वीडियो को रोकिए और नोट करिए। हो गया, ठीक है। आज तो तमाम सही हो रहा है। अब दूसरी चीज, प्रेशर इन ए फ्लूइड क्या होता है। पहली चीज तो फ्लूइड क्या होता है जान जाइए। फ्लूइड को हिंदी में कहते हैं तरल। तरल उस पदार्थ को कहते हैं जो फ्लो हो सकता है, बह सकता है, और इनकम्प्रेसिबल होता है, जिसे दबा मतलब कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक ना। आइडियल फ्लूइड तो कुछ नहीं होता है, जैसे गैस को भी मान सकते हैं फ्लूइड, अगर वो दबाएं तो दबे ना, लेकिन गैस दब सकती है। जैसे एक बोतल लीजिए और बोतल का ढक्कन बंद कर दीजिए और प्रेस करिए, अगर दब रहा है तो कंप्रेसिबल हो गया, तो मतलब दब रहा है, जो दब रहा है वो फ्लूइड नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर पानी भर के दबाएंगे तो नहीं दबेगा, ठीक है ना, हल्का सा दबेगा, क्योंकि आइडियल फ्लूइड तो पानी भी नहीं है, समझो ना। फ्लूइड का मतलब यही होता है। तो अब मतलब किसी तरल का दाब क्या होता है, जो दाब वहाँ पे था वही दाब यहाँ पे है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस तरल का मतलब ये होगा ना, जैसे इसमें कोई फ्लूइड भरा है, मान लीजिए इसमें कोई फ्लूइड भरा है, तो ये इसके वाल पे जो लगाएगा फोर्स और एकांक एरिया पर, मतलब फोर्स एकांक, जो इसकी दीवारों पर जो एकांक क्षेत्रफल पर जो फोर्स लग रहा है ना, वही एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लग रहा है वही होता है दाब, ठीक ना। वही दाब सेम है, ठीक ना, कोई अंतर नहीं है इसमें, ठीक ना। हाँ, अब उत्प्लावन बल क्या होता है, उत्प्लावन बल क्या होता है। उत्प्लावन या फिर उत्प्लावकता, ये क्या होता है। देखिए, जब ना हम किसी वस्तु को जैसे मान लीजिए हमने 2 बीकर ले लिया, एक ही ले लेते हैं, इसमें हमने पानी से भर दिया, ठीक है। हमने एक पत्थर ले लिया, ऐसे ये पत्थर है हमारा, क्या है, स्टोन इसको बोलते हैं। ये हमारा एक पत्थर है, ये हम ऐसे लटकाए हुए हैं, हाथ से ऐसे क्या हुआ है, पकड़े हुए हैं, ठीक ना। अब ये आप घर पे भी करिएगा, देखिए एक हाथ से पत्थर को पकड़िए, ठीक है, उसको देख लिए कितना वेट है, पता चल जाएगा कि कितना भारी है, ठीक ना। फिर उसी को उठा के पानी में डाल दीजिए। जब ये पानी में डालेंगे ना इसी को, और पकड़े हुए हैं, तो आपको लगेगा कि वही सेम पत्थर अब हल्का हो गया है, पहले के कंपैरिजन में वही पत्थर हल्का हो गया। जैसे एक पत्थर लीजिए और इसको रस्सी से बांध दीजिए, ठीक है, और उसका वेट देख लीजिए, चाहे ईंट को बांध दीजिए, अच्छा रहेगा। ईंट होता है ना, ईंट को ऐसे बांध दीजिए और लटकाइए, देखिए ये टच नहीं होगा, तो भी मान लीजिए इस पर टच नहीं हो रहा है, इसके सतह पे टच नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको फायदा ही क्या। ऐसे लटका लीजिए, अब देखिए कि एक ईंट का कितना वेट है, ठीक है, देख लिया। अब उसी ईंट को बांधे हुए ले जाके पानी में डुबाइए और देखिए वेट कितना है। तो आपको लगेगा क्या कि अगर पहले वो मान लीजिए ईंट 2.5 kg का है, तो अब बहुत कम वेट हो जाएगा, उसका लगभग 1 kg वेट हो जाएगा, 1 किलोग्राम का। 2.5 किलोग्राम का ईंट 1 किलोग्राम का हो जाएगा। ये हुआ कहाँ से बताइए, ये कहाँ से हुआ। 2.5 किलोग्राम की जो ईंट थी वो कितना हो गया, 1 किलोग्राम का हो गया। ये कैसे हुआ, अब इसको समझते हैं ये हुआ कैसे। एक्चुअल में इसमें हुआ क्या था, देखिए हुआ ये था ना, देखिए अभी जनरली जब ये 2.5 kg का था तो इस पर नीचे की तरफ भार लग रहा था WmG, ठीक है, क्या लग रहा था, WmG। अब ये m की वैल्यू कितनी है, 2.5 किलोग्राम, और g की वैल्यू 10 होती है, तो यहाँ से आ जाएगा 25 न्यूटन, ठीक है, मस्त 25 न्यूटन होगा कि नहीं होगा। अरे इस वस्तु का भार कितना होगा, m इंटू जी, ये ना भार होगा, तो भार बराबर क्या होगा, m इंटू जी कर दिए, जी का मानना तो स्लॉट होता है, हम 10 लेके चल रहे हैं, और कितना हो गया 25 न्यूटन, मतलब इस वस्तु का भार 25 न्यूटन हो गया। अच्छा पानी में डालेंगे तो क्या इसका भार 25 न्यूटन नहीं होगा, अरे 25 ही न्यूटन होगा, भार तो अभी भी वही ना होगा 25 न्यूटन। लेकिन अब पानी क्या करती है ना, ये वाटर ये चाहती है कि इसको ऊपर प्रेस करना,
मतलब ध्यान सुना, कोई भी वस्तु पानी के अंदर डुबाएंगे ना तो वो क्या करता है, पानी मतलब उस वस्तु को ऊपर ही फेंकना चाहता है। लेकिन अगर वस्तु बहुत ज़्यादा भारी है तो वो थोड़ी रोक पाएगी। अभी उस पर भी बात करेंगे कि जहाज बहुत बड़ी डूबती क्यों नहीं है, अभी परेशान ना रहो। लेकिन हम अभी ये सिर्फ समझाने चाहते हैं कि कोई भी वस्तु जहाज को भी ऊपर ही धक्का देती है, छोटी सी वस्तु उसको भी ऊपर धक्का देती है, लेकिन छोटी चीज़ डूब जाती है। जैसे ठीक ना, कागज़ नहीं डूबता वो भी बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, अभी आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पर भी नीचे 25 न्यूटन का बल लगेगा, लेकिन ये जो वाटर है ना ये उसकी तरफ ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। और ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा ना, देखो यहाँ से अगर 1 किलोग्राम का वस्तु दिख रहा है तो यानी कि नेट बल कितना दिख रहा है इस पर, 1 किलोग्राम का अगर वस्तु इसमें पता चल रहा है तो 1 गुणे 10 यानी कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। मतलब यहाँ पे तो 25 न्यूटन का तुमको पत्थर लग रहा था, लेकिन उसको जब पानी में डालोगे तो तुमको लगेगा 10 न्यूटन का है, तो 15 न्यूटन बल कम कैसे हो गया उसका। तो पता है ये पानी उसको ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा रही है वही 15 न्यूटन था। ये मतलब ये तो हमने मतलब क्या कहते हैं, धुंधला डाटा ले लिया, मतलब अप्रॉक्स लगभग वाला अनुमान लेके आपको समझाया है। लेकिन रियलिटी मतलब उत्प्लावन बल क्या कहते हैं, जब किसी वस्तु को हम पानी में डालते हैं तो वो पानी मतलब वो वाटर उस वस्तु पर ऊपर की तरफ बल लगाती है, और जो बल लगाती है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल की यही परिभाषा है। आर्किमिडीज सिद्धांत पे आते हैं, लेकिन पहले उत्प्लावन बल को एक बार और समझते हैं। किसी वस्तु को पानी में डालने पर उस वस्तु पर पानी ऊपर की दिशा में बल लगाती है। ध्यान देना, पानी कहाँ लगाती है, बल ऊपर की दिशा में जो बल लगाती है ना उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। ठीक है ना। अब ये भी बल है तो इसका भी मात्रक न्यूटन होगा। ठीक है ना। हाँ ये सदिश राशि है क्योंकि इसकी दिशा होती है ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको नोट करिए, वीडियो रोके नोट करिए, नोट करो, तुम ही से कह रहे हैं। हाँ ठीक, वीडियो को रोक के नोट करना था। ठीक ना, अभी नोट नहीं किया तो वीडियो को पीछे करो और नोट करो। हाँ, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है देखो, अब इंग्लिश ही लिख दे रहे हैं, हिंदी किताब में देख लेना तुम लोग। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अच्छा प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था। ठीक ना, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं। देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, वो पता क्या कहता है, कोई वस्तु है, देखिए मान लीजिए ये पानी है हमारा, पानी वाला ही है, इनका नियम याद रखिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, वो कहते हैं ना कि अगर एक वस्तु है, मान लीजिए हमने ये इसमें ऐसे इतना डुबा दिया, मान लीजिए आधा डुबा दिया, ठीक है, तो ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है उसको समझते हैं। जब कोई वस्तु किसी पानी के अंदर डुबाया जाता है तो वो वस्तु उस पानी के अंदर कुछ जगह को हटाता है, और जितना जगह को हटाता है उस पानी का कुछ ना कुछ वेट होता है, कुछ ना कुछ भार होता है, और उस भार की दिशा नीचे की तरफ होगी। लेकिन इनके अनुसार क्या होता है, देखो ध्यान से, आर्किमिडीज अपने सिद्धांत में क्या कहते हैं, ध्यान सुनिए, हम फिर से बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉल है ना, गेंद मान लीजिए उसको ज़बरदस्ती पानी के अंदर डुबाया जाता है, ज़बरदस्ती पानी के अंदर डुबाया जाता है। तो ध्यान सुनिए, मान लीजिए अगर एक बॉल को डुबाया जाता है, गोल है मान लो, ये ज़बरदस्ती पानी के अंदर हमने डुबो दिया, तो ये एक्चुअल में किया क्या, ध्यान सुनना, ये किया क्या कि मान लीजिए बॉल हमारा इतना बड़ा है, तो वो जब हम पानी के अंदर डुबाएं तो जितना जगह था पानी के अंदर वो ऊपर उठ जाएगा। एक्चुअल में देखिए, जब ये पानी को डुबाएंगे तो अगल बगल के पानी ऊपर जाना लगेंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे पानी ऊपर। अरे ये इतना जगह का पानी, मतलब इतना जगह जो पानी था वहाँ पे अब तो सिर्फ बॉल रहेगी ना, तो वहाँ का पानी कहाँ गया, वो तो ऊपर उठेगा ही उठेगा। अब ध्यान सुनिए, उसने जितना पानी हटाया है, ध्यान सुनना, वो जितना पानी हटाया, वो कितना पानी हटाया, पहले सुनिए, वो कितना पानी हटाया है। देखिए पानी कितना हटाया, वो उतना ही पानी हटाया है जितना ये बॉल का जगह घेर सकता है। मतलब जो गेंद है ना, गेंद जितना जगह घेर सकता है, उतना पानी हटेगा। ये तो क्लियर होगा आपको। मतलब कि ये जो बॉल है ना, जब इसके अंदर डुबाएंगे तो वो कितना पानी हटेगा, जितना जगह घेर सकता है उतना ही पानी हटेगा। अच्छा ये कितना जगह घेर सकता है, जितना इसका आयतन होगा, आयतन ही तो बताता है जगह। अरे ये बॉल का जितना आयतन होगा, गेंद है तो उसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन क्या होता है, पढ़ क्या हो, ठीक ना। गेंद जितना जगह घेर सकता है उतना ही पानी हटेगा। अब जितना पानी हटेगा उसका कुछ ना कुछ वजन होगा।
ठीक ना। मान लीजिए ये कितना पानी हटा दिया, 1 किलोग्राम हटा दिया, मान लो उतना नहीं हटेगा, मान लेते हैं ना, मानने में क्या जाता है, W है तो मान लीजिए 1 किलोग्राम का पानी हटा दिया। अच्छा उस पानी का वजन कितना होगा, उस पानी का वजन होगा 1 गुणे 10। उस पानी का वजन कितना होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। अब ध्यान सुनना होता क्या, आर्किमिडीज का सिद्धांत अभी पढ़ा रहा है, तुम लोग कुछ परेशान मत ना। मतलब कि देखो जब कोई वस्तु पानी के अंदर डुबाते हैं तो वो जितना पानी हटाता है उसका जो भार होता है उसी भार के बराबर वो उसी वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। यही होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। फिर से सुनना, मतलब आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु पानी के अंदर या फिर किसी भी फ्लूइड के अंदर, पानी नहीं किसी भी फ्लूइड, मतलब आर्किमिडीज के सिद्धांत के अंदर जब कोई वस्तु पानी के अंदर डुबोते हैं ना तो होता क्या है कि वो वस्तु कुछ पानी हटाती है और जितना पानी हटाती है उसका कुछ ना कुछ भार होता है। भार का मतलब वो बल होता है, वो बल होता है, तो उसी के बराबर वस्तु ऊपर की तरफ बल लगाएगी। मतलब ये जो पानी है ना, देखो वो पानी कितना हटाया, पहले बताओ पानी कितना हटाया, वो 10 न्यूटन के बराबर पानी हटा दिया कि नहीं हटा दिया। और वो 10 न्यूटन किसका भार था, पानी का। ये जो ऊपर पानी चढ़ा है उसका भार कितना था, 10 न्यूटन। इतना ही पानी हटाया ना, तो वो 10 न्यूटन इस वस्तु पर ऊपर की तरफ लगेंगे। समझ रहे क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनना। न्यूटन के कहाँ न्यूटन पहुंच जा रहे हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु पानी के अंदर डुबाया जाता है तो पानी के अंदर वो वस्तु जितना जगह घेरती है उतने पानी के वेट के बराबर ऊपर की तरफ बल लगता है और उस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। उस बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। किसी वस्तु का उत्प्लावन बल क्या होता है, किसी वस्तु का उत्प्लावन बल होता है उस पानी का भार जो वस्तु के डालने पर हटता है उसी के बराबर होता है उत्प्लावन बल। मतलब इस मान लीजिए ये कितना भार हटा है, मतलब 10 न्यूटन यहाँ पे होगा इतना उत्प्लावन बल। देखिए फिर से सुनिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। जब कोई वस्तु पानी के अंदर डालते हैं तो वो कुछ न कुछ पानी को हटा देता है, जितना इसका जगह था उतना पानी हटा देगा, और हटाए गए पानी का जो भार होता है उसी के बराबर ऊपर की तरफ बल लगता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है, बहुत सिंपल है। इसको बहुत मतलब देखो, गेंद जितना जगह घेरेगा उतना ही पानी हटेगा, और जितना पानी हटेगा, मान लो कि वो पानी जैसे पहले लेवल ये था, पहले लेवल यही था ना, देखो ये लाइन खींच दे रहे हैं, अब पानी बढ़ के ऊपर चला गया, गेंद डालने से पानी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये जितना पानी ऊपर गया है वो कितना पानी ऊपर जाएगा, जितना गेंद जगह घेरा था, ठीक है ना। तो वो उसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा, मान ले रहे हैं उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तो फिर इस पानी का भार कितना होगा, 10 न्यूटन। इतना ही बल ये वस्तु इस पर लगाएगी, बस यही है। देखो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु जब पानी के अंदर डुबोया जाता है तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर ऊपर की तरफ बल लगता है। फिर से सुनना, जब कोई वस्तु किसी पानी के अंदर, किसी फ्लूइड के अंदर डाला जाता है तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल या फिर हटाए गए फ्लूइड के भार के बराबर ऊपर की तरफ बल लगता है। यही होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। बहुत ही सिंपल है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक ना। ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं। इसको वीडियो को रोकिए और नोट करिए, ठीक है ना। ये पूरा नोट करिए और समझिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। हम लिखे नहीं है, उसको खुद लिखना है, सुन के लिखना है, ठीक ना। लिखिए, हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। टाटा बाय बाय, और पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए और खूब आगे बढ़िए, ठीक ना। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं।